हेलो साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी में स्वागत है। तो साथियों, हम देख रहे थे जो हिंपल हिंदी कंपल्सरी यानी कि जो हिंदी साहित्य है जो हिंदी अनिवार्य है, पुस्तक अध्याय दूसरा का पटक है, उसकी जो हिंदी नोट्स देख रहे थे साथियों। तो हमारा अध्याय दूसरा खत्म हो चुका है, यानी कि खत्म होने वाला है। जो कि शब्दार्थ शब्द व्याख्या विशेष है, वो आज इस वीडियो में देखेंगे साथियों। कल हमने इसका पाठ का सार और कवि परिचय देख लिया था, बहुत अच्छे तरीके से और बहुत शानदार तरीके से। तो साथियों, आज हम शब्दार्थ और शब्द प्रसंग व्याख्या और विशेष देखेंगे। नंबर पार्ट दूसरा है ये। 6 बजे आपको रोजाना क्लास में मिलती रहती है साथियों। ओके साथियों, तो आपसे एक और विनती है साथियों कि आपके एग्जाम स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी क्लासों को आपके आपके दोस्तों में शेयर करें। व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, व्हाट्सएप पे मैसेंजर में शेयर करें, टेलीग्राम पर शेयर करें, फेसबुक पर शेयर करें, ताकि सभी दोस्त जुड़ सके साथियों और किसी भी क्लास से वंचित ना रहें। और चैनल बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप भी किसी भी क्लास से वंचित न रहे, सभी की क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो शुरू करते हैं क्लास को। सबसे पहले हमारे पास कविता है, तो सबसे पहले कविता को पढ़ेंगे साथ ही बहुत अच्छे तरीके से। तो देखो, सबसे तेज पहुंचा रे कहीं बादो गया सवेर हुआ, खामोश की आंखों के साथ ताल सबका, सर्द आया फूलों को पार करते हुए, अपने नए चमकीले साइकिल तेज चलाते जाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के चमकीले इशारों से बुलाते हुए, जिनको और आकाश कितना मुलायम बनाते हैं वे की चमकीले इशारों से बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज गिर सके, दुनिया का सबसे पतला कागज गिर सके, बांस को सबसे पतली कमानी उड़ सके कि शुरू हो सके सीटियों के कार्य और दिलों तक दुनिया। ओके, ये बहुत सारी अच्छी कविताएं साथियों। अब इसके हम सबसे पहले शब्दार्थ देखते हैं। तो देखते हैं, भादो यानी भादो या मास अंधेरा, बादल की बात का जो महीना होता है उसे कहते हैं सर्दी। सर्द ऋतु यानी कि उजाला पूर्ण समूह है। इस यानी संकेत इशारों, यहाँ पर द्वादश इशारों यानी कि संकेतों से मुलायम कोमल रंगीन रंगी बिजली, वहां से एक प्रकार की लकड़ी होती है साथियों, और आप इस सब जानते हो। नाजुक कोमल किलकिली खुशी में चिल्लाना। ओके, ये शब्द आप चुके हैं। प्रस्तुति काव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह है, भाग 2 में संकलित कविता पतंग से उद्योग हुई। इस कविता में रचयिता के आलोक ने रचयिता को आलोक धनवाए साथ इस कविता के रचयिता आलोक धनवाए। तो कवि कविता की व्याख्या देखेंगे। प्रस्तुत कविता में कवि ने मौसम के साथ प्रकृति में आने वाले परिवर्तनों व काल मन पूर्वक चेष्टाओं का सचिव चित्रण किया है। कवि कहता है कि बरसात के मौसम में जो तेज बौछारें पड़ती हैं वे समाप्त हो गई हैं। अब लेकिन हमारे तो अभी शुरुआत हुई होगी, यानी कि जो बौछारें पड़ती है वे समाप्त हो गई है। तेज बौछार और बादल की विदाई के साथ साथ सर्द ऋतु का आगमन हो चुका है। सर्द यानी कि सर्दी का आगमन हो चुका है। अब सर्द का प्रकाश फैल गया है। इस समय सवेरे उगने वाले खरगोश की आंखें जैसे लालिमा दिखाई देती है, यानी कि जब खरगोश की आंखें चमकती है उसी प्रकार हमारा सूर्य भी चमकना है, लालिमा दिखाई देती है। कवि सर्द का मानवीकरण करते हुए कहता है कि वह अपने नए चमकीले साइकिल को तेज गति से चलाते हुए और जोर जोर से घंटी बजाते हुए पुलों को पार करते हुए आ रहा है। वह अपने चमकीले इशारों से पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को बिठा रहा है। मतलब कहना चाहता है कि जो जो ये अभी मौसम चल रहा है किसका, बरसात का मौसम चल रहा है, वो जो निकलता जा रहा है, सारे खत्म होती जा रही है और विदाई लेता जा रहा है। और जो भादवे का महीना है साथियों, वो विदाई लेने के साथ साथ इनकी विदाई लेते लेते इनके साथ साथ ही सर्दी का मौसम आ चुका है। तो सारे संसार में सर्दी का मौसम फैल चुका है। बच्चे इधर उधर फिर रहे हैं, जैसे खरगोश की आंखें रात के समय में किसी टॉर्च में आंखें चमकती हैं, लालिमा होती है, वैसे ही हमारा सूर्य भी सुबह सुबह लालिमा दिखाई पड़ रही है। ये बताना चाहता है, कुछ नहीं है साहब। दूसरे शब्दों में कवि कहता है कि सर्द ऋतु के आगमन से उमंग का माहौल बन जाता है। कवि कहता है कि सर्द ने आकाश को मुलायम कर दिया है ताकि पतंग ऊपर उठ सके। वह ऐसा माहौल बनाता है कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज हो सके, यानी कि जो बच्चे हैं वो ऐसी चीजें बनाते हैं जिसको आकाश में उड़ सके, जैसे कागज बनाते हैं और बांस की लकड़ी मुलायम होती है, उसको बनाकर पतंग के पीछे मतलब बांधते हैं और जिसे पतंग उड़ सके, आकाश में उड़ सके, हल्की हल्की चीजें बनाते हैं जिससे वो आकाश में उड़ सके साथ। यानी बच्चे दुनिया के सबसे पहले कागज पर बांस के सबसे पतले कमान पतंग
सके। इन पतंगों को फुटना देकर सभी बच्चे सीटियां के गाड़ियां मारने लगते हैं। इधर इस ऋतु में रंग बिरंगी तितलियां भी दिखाई देने लगती है। बच्चे भी तितलियों की भांति फोकस बना चुके होते हैं, वो भी पेड़ की उल्टी घूमते रहते हैं। विशेष है कि कवि ने बिंबात्मक शैली में सर्व ऋतु का संतरण किया है। किसमें? बिंबात्मक शैली में बाल सुलभ चेष्टाओं का अनूठा वर्णन है। सर्व ऋतु का मानवीकरण किया गया है। उपमा अनुप्रकाश के उनकी चार अलंकार प्रकाश पांच अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। कड़ी बोली की सहज अभिव्यक्ति है। लक्षणा शक्ति शक्ति का प्रयोग किया गया है। मिश्रित शब्दावली का भी प्रयोग किया गया है। साथ अगली कविता देखेंगे हम। अगली कविता सबसे पश्चिमी करते हैं। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पतली घूमती हुई आती है के बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध को भी नरम बनाते हुए दिशाओं को मदन की तरफ जाते हैं। जब भी वे पेंग बढ़ते हुए चले आते हैं दाल की तरफ छीते गए सर छतों के खतरनाक किनारों तक समय गिरने से बचाता है। सिर्फ उनके ही रोमांटिक फिर का संकेत पतंगों की धड़कती ऊंचाई में थाम लेती है। घर के सारे पतंग के बारे में वर्णन किया गया है इसमें। तो देखो शब्दार्थ है कि कपास इस शब्द का प्रयोग कोमल बंदर अनुभूति के लिए शरीर के लिए किया गया है। बच्चों का शरीर कोमल होगा है इसका प्रयोग किया गया है। वैश्विक मस्त मर्तंग डोल जैसा वाद्य यंत्र होता है। जगह भरना चूल्हा चूलना जगह भरना चूल्हा चूलना डाल शाखा लचीला वेग लचित गति अक्सर पराई रोमांचित पुलकित महज केवल हस्यत। तो प्रस्तुत दिया गया है। प्रस्तुत काव्यांश हमारे पाठ में आरंभ दो संकलित कविता पतंग से उद्दूलित कविता के रचिता आलोक है। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति में आने वाले परिवर्तनों में बाल पर चेष्टाओं का सजीव चित्रण किया गया है। सब वाक्य देखो कवि कहता है कि बच्चों का शरीर कोमल होता है, वे ऐसे लगते हैं मानो कपास की नरमी गोद आदि लेकर ही पैदा हुआ है। जैसे कपास होता है पूरे लचीलापन होता है, नरम होता है। ऐसे ही बच्चों के बारे में बताया गया जैसे उनका शरीर बहुत कोमल और बहुत नरम है। उनकी कोमलता को स्पर्श करने के लिए धरती की लालायित रहती है। वे उनके बेचैन पैरों के पास आते हैं। जैसे मस्त होकर दौड़ते हैं तो दौड़ते समय अपने मकान की छतें भी तो कठोरने लगती है। उनके पैरों से छतें भी नरम हो जाती है। यानी कि कहना चाहता है कि बच्चे देखते हैं तो छतें होती है वो भी नरम हो जाती है। यानी कि बच्चे को एहसास पता भी नहीं चलता है कि छत नरम है या फिर हमारे पैर नरम है या फिर हमारे चोट लग रही है या फिर नहीं लग रही है, मुझे पता नहीं रहता है सारे। उनकी पद चापों से सारी दिशाओं में मतलब जैसा होता है। जैसे भागते हैं तब तक की आवाज सारा सारा क्षेत्र झूमता होता है। जैसा बेटा होता है। वे पतंग उड़ाते हुए इधर से उधर से इधर चूहे की पेंग की तरह आगे पीछे आते हैं। इस शरीर में डाली की तरह लालीपन लचीलापन हो जाता है। जैसा झूला होता है आगे पीछे होता है, जैसे बच्चों के आगे से पीछे होते रहते हैं। जैसे उनके शरीर में लचीलापन हो गया प्रकार में इधर उधर गिरते रहते हैं। आगे नहीं पतंग उड़ाते समय वे खतरनाक किनारों तक आ जाते हैं जहाँ उन्हें कोई बचाने नहीं आता। शरीर का रोमांच उन्हें बचाता है। वे खेल के रोमांच के सारे खतरनाक पतंग उड़ान की ऊंचाई पर केंद्रित रहता है। ऐसा लगता है मानो पतंग की ऊंचाई में केवल के साथ काम किया है। कभी कहना चाहता है कि जब पतंग उड़ाते हैं तो खतरनाक गोल पर पहुंच जाते हैं। जब पतंग उड़ाते हैं तो किनारे पर पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें बचाने वाला या नहीं कि उनको सहारा देने वाला कौन नहीं, तो आवाज देने वाला कौन नहीं है। बस वो भगवान की कृपा से आगे पीछे ऊपर बच जाते हैं और वो ऐसी खतरनाक जगहों पर पहुंच जाते हैं। पतंग उड़ाते उड़ाते बहुत खतरनाक जगहों में यानी कि पर पेड़ होते हैं, इससे सुनसान जगह पर पहुंच जाते हैं। पता है जाता है, बस भगवान की कृपा से होता जाता है और उनका कुछ भी ध्यान नहीं रहता है। तो बस उनका ध्यान केंद्रित पर रहता है और उनकी डोर के सारे सामने होता है। जैसे वो कहीं केंद्र वाले होते हैं तो वो कहीं डोर से समझाते हैं, कहीं आगे आंखों का सहारा रहता है, कहीं उनका ध्यान चला जाता है। बच्चे जाते हैं। साथियों आपसे भी निवेदन किया आप सोच समझकर सही सही जगह पर पतंग उड़ाना चाहिए। विशेष है तो देखो तो आप इम्पोर्टेंट है। अगर बच्चे इसमें ये क्या अलंकार होते हैं वो इम्पोर्टेंट रहते हैं। साथियों को देखो अलंकार पानी का अलंकार किए गए। साथियों देखो
अगली कविता देखेंगे कि पतंगों के साथ साथ वे भी टूट रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और भी खतरों का सुनहरे सूरज के सामने आते हैं पतंगी और गिरते तो देखो शब्दार्थ दिया गया है कि रंग तारा व तो देखो यहाँ पर बताया गया है जो प्रस्तुत का पहले तो ये देखो साथ एक ही रहता है प्रस्तुत को, यानी कि जो ये प्रसंग रहता है वो एक ही रहता है। देखो व्याख्या है, कभी कहता है कि आकाश में अपने पतंगों को उड़ते देख के बच्चों के मन भी आकाश में उड़ रहे हैं, यानी कि जब पतंगे उड़ते रहते हैं बच्चे को उड़ाते हैं, मन जो बच्चे के मन होते हैं वो भी आकाश में रहते हैं, यानी कि देखो पतंग रहा वो पतंग रहा इसको काटना है, मन पूरा शरीर भी जो आसमान में चला गया ऐसा उठ रहे हैं वो भी, उनके शरीर के रोए भी संगीत उत्पन्न कर रहे हैं तथा वे भी आकाश में उड़ रहे हैं। कभी कभार वे छतों के किनारे से गिर जाते हैं परंतु अपने लचीलेपन के कारण वे बच जाते हैं। कभी कभी बच्चे अपने शरीर को लेकर पतंग को लेकर छत से गिर जाते हैं, लेकिन किसी पत्थर पर ना गिरते हैं, इससे लोहे करने के लिए अपने शरीर के लचीलेपन के कारण वे बच्चे गिर जाते हैं। उस समय जब उनके मन का भय समाप्त हो जाता है वे अधिक उत्साह के साथ सुनहरे सूरज के सामने निकल आते हैं। दूसरे शब्दों में भी अपने फिर पतंग उड़ाते हैं, अधिक तेज उड़ाती है पृथ्वी और तेज गति से बीच पास आती है। क्लियर हुआ? तो देखो विशेष है तो विशेष आप देख लीजिएगा, पर अलंकार बताता हूँ मैं। समानीकरण अनुप्रकरण पुनर्विपरीत अलंकार है, पुनर्विपरीत का 3 अलंकार दिए गए, साथ ही तीनों कविताओं के 3 अलंकार है। ओके साथियों, दोस्तों आप ये एक और अध्याय खत्म हो चुका है, अध्याय 1 और अध्याय 2, यानी कि 2 अध्याय में कंप्लीट कर लिए शिक्षित में। क्योंकि आज 5 या 6 तारीख को 6 थोड़ी हुए यार, 9 तारीख से 10 तारीख में ना। क्लियर हुआ साथियों? दोस्तों मैं आपको इसी तरीके से अभी क्लास लेता रहूंगा। ओके साथियों, और आपको अच्छी तरीके से मोनेटाइज करता रहूंगा साथियों, मोटिवेशन करता रहूंगा। अच्छी तरीके से परसेंटेज बनानी है आप 1 तारीख यानी 5 तारीख से आपकी क्लासें ले रहा हूँ, तब से 5 तारीख से आपकी क्लासें लगातार चल रही है। तो दोस्तों आप दोस्तों में शेयर करें अपने चैनल को और इस फैमिली को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाए ताकि सभी भाई बहन इस चैनल से जुड़ सके। ओके साथियों, प्रश्नों के साथ जय भारत।